हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 13th क्लास है। इससे पहले की 12 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द ऑयली ग्लैंड डिस्चार्ज द सीबम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी तैलीय ग्रंथियाँ सीबम का निर्वहन करती हैं। तो कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो सीबम का निर्वहन करती हैं, इससे पहले आप सीबम होता क्या है वो आप समझिए। सीबम क्या है? एक तैलीय पदार्थ है, ठीक है। क्या है? एक तैलीय पदार्थ है जो कि आपकी स्किन से निकलता है नेचुरली रूप से, और ये क्या करता है? आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रंथियां हैं जो सीबम का निर्वहन करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं? ऑप्शंस हैं आपके, पोर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियों के छिद्र से ये सीबम बाहर आता है, या फिर ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल, बाल को खोल जहाँ से ओपन होता है उससे बाहर आता है, या फिर पैपिला ऑफ डर्मिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सीबम है, सीबम नामक तैलीय पदार्थ है, वो किस ग्रंथि से बाहर आता है? ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल से ये जो है डिस्चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेल पॉलिश इज अप्लाइड, यानी नेल पॉलिश लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है नेल पॉलिश? सही तरीका क्या है? जो आपके प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो मतलब कैसे प्रेफर करते हैं? ऐसे नॉर्मली तो आप कैसे भी नेल पॉलिश लगा सकते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल होता है, जो बड़े बड़े सैलून में प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पर वो कैसे अप्लाई करते हैं सारी चीज़ों का, सारी एक एक प्रोसेस होता है, तो उसे वो फॉलो करना पड़ता है, तब आप बेहतर बन सकते हैं, है ना। तो नेल पॉलिश लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है? ऑप्शन है आपके, ओवर द टॉप कोट यानी सेयर्स कोट पर, ओवर द बेस कोट यानी बेस कोट पर, ओवर द बेस कोट, बिफोर द बेस कोट यानी बेस कोट से पहले, या फिर ओवर द स्केलर पर। तो आप नेल पॉलिश कैसे लगा सकते हैं? सही तरीका क्या है? ओवर द बेस कोट यानी बेस कोट पर लगाना होता है नेल पॉलिश। पहले आप नेल को क्लीन करेंगे और नेल पर क्या करेंगे? एक बेस कोट अप्लाई करेंगे, और देन उसके बाद आप जो अपना नेल पेंट है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये एक सही प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू रिमूव स्टेन्स ऑन फिंगर नेल्स यूज नेल ब्लीच, और मतलब नाखूनों पर दाग को हटाने के लिए नाखून ब्लीच का प्रयोग करें, या फिर इसकी जगह और क्या प्रयोग कर सकते हैं? नेल ब्लीच के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं नेल पर से दाग को हटाने के लिए? ऑप्शन है आपके, एसीटोन, या फिर ऑयल मैनिक्योर, या फिर ड्राई नेल पॉलिश, या फिर पेरोक्साइड। तो नेल पर से दाग को हटाने के लिए तो एक ब्लीच प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्लीचिंग करके आप नेल के दाग धब्बों को हटा सकते हैं, और ब्लीच नहीं है तो उसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पेरोक्साइड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पेरोक्साइड भी क्या करता है? एक ब्लीच की तरह वर्क करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, यानी हॉट हाइड्रोथेरेपी उपचार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो हॉट हाइड्रोथेरेपी से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके, इंक्रीजेज एडेमा यानी सूजन बढ़ाता है। ये हॉट हाइड्रोथेरेपी से क्या शरीर में सूजन बढ़ती है?
या फिर इंक्रीजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में संकुचन बढ़ता है, या फिर डिक्रीजेज हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की जो दर है वो कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, या फिर डिक्रीजेज ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह घटता है। तो हॉट हाइड्रोथेरेपी करने से क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन बढ़ता है यानी इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपके मांसपेशियों में संकुचन को बढ़ाता है, मांसपेशियाँ आपकी यंग दिखने लगती हैं और ये टाइट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What part is slightly opaque in nails यानी कौन सा भाग अस्पष्ट नाखून होते हैं। तो कौन सा भाग अस्पष्ट नाखून होते हैं, नेल मेंटल होता है या फिर नेल प्लेट होती है। ठीक है, ये नेल है NAIL नेल, नेल प्लेट, या फिर लूनुला या फिर मैट्रिक्स। तो कौन सा भाग अस्पष्ट नाखून होता है, लूनुला जो होता है वो एक अस्पष्ट नाखून होता है। लूनुला किसको कहते हैं, तो आपकी नेल पर, ठीक है, आपकी जो नेल होती है उस पर क्या होता है, एक वाइट सा, ऐसे आप ध्यान से देखिएगा तो वाइट सा ऐसे आधा चांद जैसा बना रहता है। तो इस भाग को ही क्या कहते हैं, इसे ही लूनुला कहते हैं। ठीक है, और लूनुला क्या करता है, मतलब क्या दिखाता है, लूनुला से आपके स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके ब्लड, मतलब कि आपके शरीर में ब्लड की मात्रा ठीक है कि नहीं है, तो ये आप लूनुला की स्थिति को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो अस्पष्ट भाग नाखून का कौन सा होता है, लूनुला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन लोकेटेड ऑन द बॉडी यानी शरीर पर स्थित त्वचा की सबसे मोटी परत कहाँ होती है। शरीर की सबसे मोटी परत कहाँ होती है, ऑप्शन है आपके खोपड़ी, टांग यानी लेग्स, पाम्स यानी हथेलियाँ, या फिर सोल ऑफ फीट। तो सबसे मोटी परत जो स्किन की होती है वो कहाँ होती है, आपके सोल ऑफ फीट यानी पैरों के जो तलवे हैं उस पर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा कि सबसे मोटी परत कहाँ है, पैरों के तलवों पर ही होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग शैम्पूइंग एंड रिंसिंग द नेक्स्ट स्टेप इज टू यानी शैम्पूइंग और रिंसिंग के बाद अगला कदम क्या होता है। शैम्पूइंग करना किया और रिंसिंग किया, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं आपके, अप्लाई अ कंडीशनर यानी कंडीशनर को लगाएंगे, डू अ स्कैल्प मसाज यानी स्कैल्प की मसाज करेंगे, या डू अ थ्रो ब्रशिंग अच्छे से ब्रशिंग करना यानी ब्रशिंग का मतलब यहाँ अच्छे से कंघी करना, या फिर एनालाइज द कंडीशंस ऑफ हेयर एंड स्कैल्प बाल और खोपड़ी की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, एनालाइजेशन करेंगे बाल और खोपड़ी का। तो शैम्पूइंग और रिंसिंग करने के बाद अगला कदम, नेक्स्ट कदम क्या होता है, सैलून्स में अप्लाई अ कंडीशनर अप्लाई किया जाता है। सही प्रोसेस ये होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अप्लाइंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ शैम्पू द नेक्स्ट स्टेप इन द शैम्पू प्रोसीजर्स इज टू यानी शैम्पू की हल्की मात्रा को लगाने के बाद शैम्पू प्रक्रिया में अगला कदम निम्न है। तो शैम्पू आपने हल्का लगाया, उसके बाद आप अगला प्रोसेस क्या करेंगे। ऑप्शन से आपके मैनिपुलेट द स्कैल्प खोपड़ी की मालिश करेंगे, एडजस्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर यानी पानी की मात्रा को समायोजित करेंगे, रिम्स थ्रोली अच्छे से धोएंगे, या स्क्वीज एक्सेस वाटर फ्रॉम हेयर बालों से अतिरिक्त पानी निकालेंगे, निचोड़ेंगे। तो शैम्पू की हल्की मात्रा आपने बाल में लगाया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस होगा आप खोपड़ी की मालिश करेंगे यानी मैनिपुलेट द स्कैल्प। बालों में शैम्पू लगाने के बाद बालों में हल्के हल्के से मसाज करके पूरे शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपने स्कैल्प को भी हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे आपके खोपड़ी की क्या होगी, मालिश होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इससे आपके बाल साफ होने के साथ साथ ही आपके खोपड़ी की मसाज भी
हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू पास ऑन क्लाइंट कंसर्न प्रॉम्प्टली टू द रिलेवेंट पर्सन सो दैट, यानी प्रासंगिक व्यक्ति को तत्काल ग्राहक की चिंताओं से अवगत कराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रासंगिक व्यक्ति यानी जो आपका सैलून में जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब कोई क्लाइंट है उनका ट्रीटमेंट जिस जो है सैलून वर्कर को करना है, उसको ग्राहक की चिंताओं से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस आपके यू कैन डू समथिंग एल्स, यानी आप कुछ और कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दे आर डील्ड विथ समवन एल्स, यानी उन्हें किसी और के साथ निपटाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन, यानी वे सही व्यक्ति द्वारा निपटाए जाएं। यू डू नॉट हैव टू डील विद द कंसर्न, यानी आपको चिंता से निपटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप जो आंसर्स देंगे वो आपने जो ऑप्शंस है क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग देना है, ना कि अपने से। आप वहाँ तो ऑप्शंस में आपको जो दिया रहेगा टिक, उन्हीं में से कुछ एक आंसर्स को सही करना होगा ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब कि आपका ये मेकअप या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट करने के, हर चीज़ के, है ना। तो आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ना कि अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस क्या हैं उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो आप उस आंसर को चूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रासंगिक व्यक्ति को तत्काल ग्राहक की चिंताओं से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वे सही व्यक्ति द्वारा निपटाए जाएं, यानी उनको सही, जो क्लाइंट है उसको सही से डील किया जाए। मतलब आप क्लाइंट आया सैलून में, जो बड़े बड़े सैलून होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्कर होते हैं और सभी वर्कर का अलग अलग कार्य होता है। जैसे किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर ही करना है, किसी को हेयर कटिंग ही करना है, किसी को फेशियल वगैरह पे ही करना है, किसी को वैक्सिंग करना है, तो ऐसे होता है। ठीक है, जो प्रोफेशनल आपके होते हैं। तो क्या होता है कि वे मतलब कि वहाँ पर कई सारे वर्कर्स होते हैं चूँकि, तो जब आप क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को क्या करवाना है उसकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, उसको क्या ट्रीटमेंट करवाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सही वर्कर को, उस क्लाइंट को सौंप देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि उस क्लाइंट को जो भी ट्रीटमेंट करवाना है उसका सही से ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो खुश होकर अपना वहाँ से सैलून से बाहर जाएगा। तो इससे क्या होगा, सैलून मतलब कि सैलून की रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन, यानी सही वर्कर से आप जो क्लाइंट है उसको डील करवाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर सेफ्टी, यानी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसको नियमित रूप से जांचना चाहिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से किसको नियमित रूप से जांचना चाहिए? ऑप्शन है आपके कॉम्ब, कंघे को, ब्रश, या फिर टूल टेम्परेचर, या फिर क्लिप्स। तो अगर आप मतलब कि हेयर में किसी कर्लर का यूज कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रेटनर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है ना। तो उस टेम्परेचर को आप रेगुलरली चेक करेंगे। आपका मतलब जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सुरक्षा की दृष्टि से क्या होना चाहिए कि टूल का टेम्परेचर आपका ठीक है कि नहीं तो क्या होगा, अगर एक्सेस टेम्परेचर होगा तो वो आपके बालों को जला सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, टूल का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What are the most important details to record when making an appointment, यानी अपॉइंटमेंट दर्ज करते समय रिकॉर्ड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विवरण क्या है। तो अपॉइंटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े सैलून्स होते हैं जो उसमें कई सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए। तो वहाँ पर क्या करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है ना। वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
ऐसे ही नहीं कि आप चले गए और आपका ट्रीटमेंट हो गया, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट दर्ज करने और रिकॉर्ड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विवरण क्या होना चाहिए, क्या आप रिकॉर्ड रखेंगे? ऑप्शंस आपके सैलून्स नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी सैलून का नाम, सेवा और नियुक्ति का समय। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट्स नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ग्राहक का नाम, सेवा और नियुक्ति का समय। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइलिस्ट नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, स्टाइलिस्ट का नाम, नियुक्ति की सेवा और समय। द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति और सेवा और समय। ठीक है, तो सही रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, सही चीज़ें क्या हैं जो आप रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं अपने? तो आप ग्राहक का नाम पूछेंगे, सेवा, उन्हें क्या ट्रीटमेंट चाहिए, वो क्या करवाना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे रिकॉर्ड में, और नियुक्ति का समय यानी आप अपॉइंटमेंट देंगे कि हाँ आप इस टाइम आइएगा तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या है आपका रिकॉर्ड में क्या दर्ज होना चाहिए? ग्राहक का नाम, उन्हें ट्रीटमेंट क्या करवाना है यानी सेवा, और नियुक्ति का समय यानी आप अपॉइंटमेंट देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर मेडिटेशंस टू बी इफेक्टिव यू नीड टू डैश, यानी ध्यान प्रभावी होने के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। ध्यान मेडिटेशन के लिए, इफेक्टिव मेडिटेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपके कम आउट द मेडिटेटिव, यानी ध्यान स्थिति से जल्दी बाहर आओ। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी इसे नियमित आधार पर अभ्यास करें। मेडिटेशन इज सेशंस लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले सत्रों में ध्यान दें, या फिर कॉन्शियसली फोर्स योरसेल्फ टू रिलैक्स वाइल मेडिटेटिंग, यानी सावधानी पूर्वक ध्यान में रहते हुए अपने काम को आराम करने के लिए मजबूर करें। तो सही चीज़ क्या है इफ़ेक्टिव मेडिटेशन के लिए? यहाँ पर सही क्या रहेगा? प्रैक्टिस इट एंड रेगुलर बेसिस। मेडिटेशन का अर्थ है ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर दिए 4 दिन आराम कर लिया, फिर 2 दिन कर लिए, फिर 2 दिन आराम कर लिए, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? रेगुलर बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, यानी आप भले ही 10 मिनट कर रहे हैं लेकिन 10 मिनट वो आपका रेगुलर होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके मन में एकाग्रता को बढ़ाता है, किसी भी प्रकार के तनाव को दूर करता है, और आपकी सोचने की क्षमता को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के, और इसे रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, और आपका फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं तो रेगुलरली आप 15 मिनट देंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन एंड प्रोफेशनल मेकअप इज़, यानी एक पेशेवर मेकअप में पहला चरण क्या है? प्रोफेशनल मेकअप में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शन है आपके क्लाइंट कंसल्टेशंस, यानी ग्राहक परामर्श, आर्चिंग द आईब्रोज, यानी भौहें बनाना, या फिर ड्रैपिंग द क्लाइंट, यानी ग्राहक को वस्त्र से ढकना, या फिर क्लिंजिंग द फेस, चेहरे को साफ करना। तो एक पेशेवर मेकअप में पहला चरण क्या होता है? जब कोई क्लाइंट आपके शॉप पे आ रहा है, आपके पार्लर में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? आप क्लाइंट कंसल्टेशन करेंगे, ग्राहक से आप परामर्श लेंगे, ग्राहक से आप पूछेंगे कि आपको क्या करवाना है, कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। आप हेयर कट चाहते हैं तो कैसा हेयर कट आपको चाहिए। ठीक है, आप फेशियल करवाना चाहते हैं तो कौन सा किट आपके लिए प्रेफर करें, कौन सा किट आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? क्लाइंट कंसल्टेशंस होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन टू द एंटायर फेस यू कैन टेस्ट द कलर ऑन द क्लाइंट, यानी पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाने से पहले आप ग्राहक के रंग का परीक्षण कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं?
फाउंडेशन लगाने से पहले फाउंडेशन भी आपकी कई उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, कई शेड्स में आते हैं ना, तो कई शेड्स होते हैं और आपके चेहरे का कलर हर किसी का अलग अलग होता है और हर चेहरे पे आप एक सा फाउंडेशन नहीं यूज कर सकते हैं। अगर एक सही फाउंडेशन आप सभी मतलब कि जैसे कोई डार्केस्ट फेस का है, कोई ग्लोइंग फेस का है, आप सभी के फेस पर एक जैसा फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते। एक फाउंडेशन को नहीं अप्लाई करेंगे, वो बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो आपको पहले क्या करना होगा, रंग परीक्षण करना होगा, यानी कलर टेस्ट करना होगा क्लाइंट का। तो कहाँ पर करेंगे, जॉ लाइन पे करेंगे, आईलिड पे करेंगे, या फोरहेड यानी माथे पे करेंगे, या रिस्ट पे करेंगे, कलाई पे करेंगे। तो पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाने से पहले ग्राहक का रंग परीक्षण कहाँ करेंगे, फाउंडेशन थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, जॉ लाइन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सही प्रोसेस क्या है, जॉ लाइन पर थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको कलर का पता चल जाएगा, तो वहाँ उस शेड का आप फाउंडेशन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ बेसिक रूल ऑफ मेकअप एप्लीकेशन इज दैट अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन, यानी मेकअप का उपयोग का एक मूल नियम यह है कि आधार की एक हल्की छाया क्या, ऑप्शन से आपके कंसील्स ब्लेमिशेस यानी धब्बों को छुपाता है, वाइडेंस और लेंथेंस एन एरिया यानी एक क्षेत्र को चौड़ा या लंबा करता है, या एम्फेसाइज फेशियल एरिया यानी एक चेहरे के क्षेत्र पर जोर देता है, या मिनिमाइजेज अ फेशियल एरिया एक चेहरे के क्षेत्र को कम करता है। तो मेकअप का उपयोग का मूल नियम यह है कि जो आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं उसका मेन क्या होता है, वर्क कि एक चेहरे के क्षेत्र पर जोर देता है, एम्फेसाइज फेशियल एरिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन शुड यू शैम्पू द हेयर, यानी आपको बालों को शैम्पू कब करना चाहिए, बालों में शैम्पू। ऑप्शन से आपके बिफोर द न्यूट्रलाइजर यानी न्यूट्रलाइजर से पहले, आफ्टर द पर्म सॉल्यूशन यानी पर्म समाधान के बाद, या आफ्टर न्यूट्रलाइजर यानी न्यूट्रलाइजर के बाद, या फिर बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर। तो यहाँ आपके बालों को शैम्पू कब करना चाहिए, ये आपका जो पर्मिंग प्रोसेस होता है वो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पर्मिंग प्रोसेस की। तो पर्मिंग प्रोसेस में होता क्या है, आपके बालों में रॉड लपेटा जाता है। ये क्या है, एक अस्थायी बालों को घुंघराले करना, यानी टेम्परेरी हेयर कर्ल का है ये प्रोसेस, टेम्परेरी हेयर कर्ल। ठीक है, टेम्परेरी हेयर कर्ल का प्रोसेस क्या है, पर्मिंग प्रोसेस है। और इसमें क्या कह रहा है कि आपको बालों को शैम्पू कब करना चाहिए पर्मिंग प्रोसेस के दौरान। तो बालों पर छड़ लपेटने से पहले, यानी पर्मिंग प्रोसेस में होता क्या है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रॉड्स होते हैं बालों में, बालों को उसमें रैप कर दिया जाता है, उसमें लपेट दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है रॉड्स, बालों में छोटे छोटे रॉड्स होते हैं, उसमें अलग अलग सेक्शनिंग करके बालों को रॉड्स में लपेट दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब आप 2 से 3 घंटे बाद आप उन रॉड्स को खोलेंगे तो आपके बालों में क्या कर्ल हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी कर्लर है। तो बालों में शैम्पूइंग कम करेंगे बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर, यानी बालों में छड़ लपेटने से पहले आपको बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, बालों को शैम्पू कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिकली अरेंजिंग स्ट्रेट हेयर इनटू कर्ली फ्रॉम इज कॉल्ड, यानी रासायनिक रूप से सीधे बालों को घुंघराले रूप में पुनर्व्यवस्थित करना कहलाता है। रासायनिक रूप से केमिकली अरेंजिंग, यानी ऑप्शन से आपके ब्लो ड्राइंग, परमानेंट वेविंग यानी अस्थाई आपकी कर्ल, यहाँ पर वेविंग का मतलब है सोडियम रिलैक्सर, या फिर केमिकल स्ट्रेटनिंग। तो रासायनिक रूप से सीधे बालों को घुंघराले रूप में पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, परमानेंट वेविंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका अस्थाई
बालों को घुंघराला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज अप्लाइड टू द हेयर आफ्टर द पर्म सॉल्यूशन हैज़ बीन रिंस्ड एंड द हेयर ऑन द पर्म रॉड वॉज टॉवेल ब्लॉटेड। यानी पर्म घोल के धोने के बाद बालों पर क्या लगाया जाता है जब पर्म क्षण पर बाल को तौलिए से मलते हैं? तो क्या लगाया जाता है आफ्टर पर्म घोल के धोने के बाद बालों पर क्या लगाया जाता है? न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यूट्रलाइजर क्या होता है? तो ये अधिक प्रोसेस एंड सैचुरेटेड टाइप ये होता है आपका जो न्यूट्रलाइजर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सैचुरेटेड न्यूट्रलाइजर है। ये क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। और ये क्या कार्य करता है? आपके बालों के पीएच मान को क्या करता है? बैलेंस करने का कार्य करता है। आपके बालों में पीएच के मान को बैलेंस करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, कलरिंग का यूज कर रहे हैं अपने हेयर पर, तो उस बालों का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? वो डिस्टर्ब होता है। पीएच मान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर बहुत घट गया तो वो भी आपके बालों को नुकसान करेगा। अगर पीएच वैल्यू बढ़ गई है तो वो भी आपके बालों को ड्राई और रूखा बना देगा। तो ये न्यूट्रलाइजर क्या करता है? आपके बालों के पीएच वैल्यू को क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कोलिन यानी चीनी मिट्टी क्या है? ऑप्शन है ब्राउन क्ले, एसेंशियल ऑयल, सीवीड या फिर हर्ब यानी सीवीड यानी समुद्री सिवार, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। तो चीनी मिट्टी क्या है? एक ब्राउन क्ले है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर परफॉर्म अ पेडिक्योर ऑन फीट विथ कॉन्टेगियस डिजीज सच एज। यानी कभी भी एक संक्रामक बीमारी वाले पैरों पर पेडिक्योर ना करें। जैसे कि संक्रामक बीमारी कौन सी? ऑप्शन है आपके फॉरवर्ड नेल्स यानी सिकंदार नाखून, हैंग नेल्स यानी लटके हुए नाखून, रिंग वॉर्म यानी दाद, या फिर रफ क्यूटिकल्स यानी कठोर उपत्वचा। तो कौन से संक्रामक बीमारी वालों पैरों पर पेडिक्योर नहीं करना चाहिए? तो जो आपका सिकंदार नाखून होते हैं या फिर लटके हुए नाखून हैं या फिर कठोर त्वचा है पैरों की, तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए क्या हम करते हैं? पेडिक्योर प्रेफर करते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को तो मेंटेन करने के लिए पेडिक्योर करवाते हैं, है ना। लेकिन जो आपका दाद है यानी रिंग वॉर्म है, ये क्या है? ये एक तरह का संक्रामक बीमारी है। और इस दौरान जो है जब आपको पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ अपने दांत की दवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में पेडिक्योर करना सजेस्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पेडिक्योर करने से आपका दांत नहीं सही होगा, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी आगे और भी वीडियोस बनाने के। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।